नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं विद वृक्ष के फाउंडर आशुतोष कुमार जी से। बता दें कि आशुतोष कुमार जी वैसे लोगों की मदद करते हैं जो कि आइडिएशन फेज के बाद एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं। एवरी टेक्निकल थिंग्स को ध्यान में रखते हुए कैसे आइडिएशन फेज के बाद से उसे पिच करना है, कैसे उसे प्रॉपर फॉर्मेट देना है और एक स्केलेबल स्टार्टअप के फॉर्म में लाना है, इन सभी चीज़ों में आशुतोष कुमार जी एक आम एंटरप्रेन्योर की हेल्प करते हैं। तो हम जानेंगे इनसे इनकी जर्नी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं विद वृक्ष के फाउंडर आशुतोष कुमार जी से। तो आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, स्टार्टअप क्या है और स्टार्टअप क्यों करना चाहिए। जहां अगर हम देखें तो कोविड के बाद से हर एक कोई इजी कैश के पीछे जा रहे हैं, तो वैसे सिनेरियो में कोई इजी बिजनेस कर पाना ज़्यादा आसान होगा, तो उसको छोड़कर क्यों कोई स्टार्टअप की तरफ कदम रखे। स्टार्टअप है क्या और क्यों करना चाहिए, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्टार्टअप जो है वो एक तरह से हर एक जो बिजनेस है वो स्टार्टअप नहीं हो सकता, और बट ऑल द स्टार्टअप्स कैन बी अ बिजनेस, राइट। तो बिजनेस अलग है, स्टार्टअप अलग है। स्टार्टअप क्या है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग ढूंढते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो हम लोग लेते हैं, और उस सॉल्यूशन के अराउंड वी विल बिल्ड अ बिजनेस। सो दैट इज स्टार्टअप। जैसे मास लेवल पे या छोटे लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम्स अगर अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हम अगर उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनका सोल्यूशन हमारे माइंड में आने लगेगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का निदान खोजा जाए। और सोल्यूशन अगर आ जाता है तो उसी सोल्यूशन को बिजनेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये एक स्टार्टअप है, ये आप कहना चाहते हैं? जी जी जी। तो आशुतोष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, यहाँ तक कि देहात में, गांव में भी, जिनके माइंड में आइडियाज़ अक्सर रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम देखें तो जो गांव के बच्चे होते हैं या गांव के टीन्स होते हैं, हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के साथ उन्हें छोड़ दिया जाता है और उनको दिख रहा होता है कि भाई प्रॉब्लम सामने है, भले ही सोल्यूशन सामने ना हो, लेकिन उनको पता होता है कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका सोल्यूशन हमको निकाल लेना है, और वो हर समय निकालते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके पास भी हम देखते हैं कि ज़्यादा रहती है, लेकिन आइडियाज़ होने के बावजूद भी, प्रैग्मेटिक अप्रोच होने के बावजूद भी, वो उसको एक स्टार्टअप या बिजनेस फॉर्म में मास लेवल तक, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, वो उन तक ही रह जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से मतलब एक आम आदमी, जैसे मान लीजिए एक गांव का आदमी है या एक गांव का बच्चा है, एक देहात का युवक है, प्रैग्मेटिक अप्रोच उसके पास भी है, लेकिन उसके पास नॉलेज की कमी है, आइडियाज़ उसके पास भी आ रहे हैं मास लेवल प्रॉब्लम्स के लिए, छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, तो कैसे एक सरल वे में वो अपने आइडिया को एक स्टार्टअप का फॉर्म अगर दे सके तो ये उसको बढ़िया बिजनेस बना सकता है और उसको फिर स्विच करने की या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे तो वो कर सकता है? इसमें आपका जो प्रश्न है ये है कि देहात में, गांव में जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं क्योंकि उनका वो परिवेश है, ओके। बट इवन इन टाउन्स ऑल्सो और सिटीज ऑल्सो द स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर यूथ, ये लोग भी जो हैं वो देख पाते हैं, प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, लेकिन प्रैग्मेटिक अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, क्योंकि उनके पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो और आप गांव में सुविधाओं की कमी होती है। जी। तो आपका ये प्रश्न था कि अगर वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम तक पहुँच गए, आइडिएशन आ गया, तो लोगों को डिफ़िकल्टी क्यों होता है। तो अब देखिए, स्टार्टअप को एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, एक जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी को काम करना पड़ता है। तो जहाँ पे स्टेक होल्डर्स सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा कि वो स्टार्टअप जो है वो मूर्त रूप धारण करेगा, ठीक है, बिजनेस का रूप धारण करेगा। उसमें दो तीन चीज़ है, उसमें आपको जो है स्टार्टअप के लिए प्रॉब्लम एक डिफाइंड हो गया, आइडिया आपके दिमाग में आ गया, तो अब क्या है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जो कॉन्सेप्ट है उसको आप जो थ्योरेटिकली प्रूव करें या ऑन कंप्यूटर प्रूव करें, राइट।
और या किसी Practically प्रैक्टिकली प्रूव करें। तो प्रैक्टिकल जब जहां प्रूव करते हैं तो वो अगला स्टेज हो गया आपका, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, तो प्रोटोटाइप तक आप अगर लेके गए बिजनेस को तो आपका रिकॉग्निशन होने लगेगा। दैट मीन्स यू आर अ क्रेडिबल प्रॉब्लम सॉल्वर। ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और प्रोटोटाइप के बीच का क्या क्या difference अंतर है? हाँ बिल्कुल सही। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया, आइडिया आ गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट आया। ठीक है? प्रॉब्लम के बाद आपने आइडिया जी। लिया, उसको लेकर एक कंसेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया इसको कि solve मुझे किया जा ऐसे सकता सॉल्व है। करना है, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी और क्या वो फिजिबल है या नहीं है, कितना जमीन पे feasible है उतारना। लोगों के हाँ, तो क्या हमारे पास वो आएगा, क्या एक्चुअली जो हमारा जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए लगेंगे, दैट इज feasible or not for a particular problem, that particular problem, whether you are having finance स्टार्ट करने के लिए भी छोटा सा जो इक्विटी है आपके पास वो है या नहीं है। मतलब जो भी सोल्यूशन आपने उस जी, प्रॉब्लम जी। के लिए खोजा है वो कितना फीजिबल है आपके नजर में, कि आप Exactly. उसको उतार पाएंगे ग्राउंड लेवल पे। Exactly. तो ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हुआ। ये हो गया, तो प्रूफ हो गया कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है। हाँ। आप डेफिनेटली दूसरे जो भी इसके विशेषज्ञ हैं उनके पास गए, ठीक है, उनसे बात किया, उसके बाद प्रूव हो गया कि दैट इज कॉन्सेप्ट इज फाइन, देन यू कैन गो अहेड, राइट। देन यू आर गोइंग टू मेक बिल्ड अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? एक मॉडल होता है। मॉडल जो है सर्विस का मॉडल हो या टेंजिबल प्रोडक्ट का मॉडल है। तो अगर वो आपने बना लिया तो उसका भी एक प्रूव होना जरूरी है, उसका टेस्टिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग दवा के लिए, जैसे जो महामारी आई थी, तो दवा के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले सब कुछ बना लिया दवा, तो उसको डायरेक्ट मार्केट में तो उतार नहीं सकते हैं, तो उसको टेस्ट किया जाता है, तो टेस्ट केसेस लेते हैं। उसी तरह से प्रोटोटाइप को भी डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट, राइट, सो यू कैन डू टेस्टिंग वेदर दैट प्रोटोटाइप इज सस्टेनेबल और नॉट। मतलब प्रॉब्लम फेस के बाद आइडिएशन जो हमारा आता है, जी, ideation पहला है। आइडिएशन पहला है। हमने सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन कितना फीजिबल है हमने उसको देख लिया, वो हमारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हुआ। बिल्कुल उसके सही। बाद हमने उसी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की टेस्टिंग की, या टैंजिबल वे में या सर्विस फॉर्म में, तो वो हमारा प्रोटोटाइप हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो। नहीं, थोड़ा सा उसमें और जोड़ना चाहेंगे। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में या कंप्यूटर में हो सकता है, लेकिन प्रोटोटाइप आपका एक मॉडल है, रियल सॉल्यूशन का एक मॉडल है। दैट मे बी फिजिकल मॉडल और इट मे बी अ मॉडल ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो 4th स्टेज है। तो आपका ये 4था स्टेज है। तो प्रूफ ऑफ प्रोटोटाइप आपका तीसरा प्रोटोटाइप स्टेज हो गया। तीसरा है, चौथा। हाँ, तीसरा स्टेज हो गया। पहला हुआ आपका आइडिएशन, दूसरा हुआ जी। आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, तीसरा तीसरा हुआ आपका प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। जी। उसके बाद अब प्रोटोटाइप को हम लोग टेस्टिंग करेंगे, रियल मार्केट में ले जाएंगे। ओके, उसको रियल मार्केट में जो हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, जो हमारे क्रेता हैं, उनके पास ले जाके वो टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि रियल में वो काम करे, कैसा लग रहा है, तो उससे फीडबैक आएगा, तो फिर हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम जो है फिर छोटा छोटा जो कुछ मार्केट में देंगे उसको टेस्ट करने के लिए, तो इसको तो क्या यूज करने के कहते लिए। हैं? इसको ग्रोथ स्टेज कहते हैं। ओके, इट्स अ ग्रोथ स्टेज। एक TRL लेवल मतलब होता है। हमारे जो भी टारगेट ग्रुप्स होंगे, फोकस ग्रुप्स होंगे जी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम उन्हीं के पास अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को टेस्टिंग के लिए देंगे। टेस्टिंग के लिए देंगे, तो वो फंक्शनैलिटी को चेक करेगा, वेदर इट इज फंक्शनिंग फॉर विच ये बनाया गया है, जिस कार्य के लिए बनाया गया है प्रयोग, वो हो रहा है कि नहीं, सही तरीका से हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना मैडम? ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ के लिए। जी। अगर हम बात करें आशुतोष जी, जी, जी। कि कोई भी पर्सन है, कोई भी गांव का युवक है, कोई भी गांव का बच्चा है, जी। उसके अंदर अभी हमने बात करी कि शहर के बच्चों के मुकाबले प्रैग्मेटिक अप्रोच ज़्यादा होता है, लेकिन उसके पास नॉलेज और स्किल्स की कमी होती है, जहाँ हमें देखने को आता है। तो अगर उसे एक सरल तरीका मिल जाता है कोई स्टार्टअप क्रिएट करने का, तो उसके लिए बड़ा आसान होगा एक स्टार्टअप क्रिएट कर पाना, एक मार्केट क्रिएट कर पाना, और उसी तरीके से हमारा जो स्टेट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसे जी। बढ़ने में भी मदद मिलेगी। देखिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक ऐसा सरल तरीका हो सकता है जिससे कि कोई आम युवक, कोई आम टीनेजर, कोई आम युवक एक स्टार्टअप क्रिएट कर सके एकदम सरल तरीके में, जी, जी, जी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जी, भी जी, आप इसका बता सकते जवाब मैं देता हूँ। देखिए, स्टार्टअप जब भी आप सोच रहे हैं तो उसका कोई सरल तरीका नहीं है, उसका कोई सरल तरीका नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आप बोल रहे हैं कि मुझे टॉप तक पहुँचना है, आई वॉन्ट टू गो टू द पिनाकल,
शुरुआत करने के लिए शुरुआत करने के लिए सरल तरीका यही है। जैसे अगर मैं ही मानूं अभी, जी। मेरे पास कोई आइडिया है लेट्स से, तो उसको मुझे कैसे एक स्टार्टअप का फॉर्मेट देना है, कैसे मार्केट बनाना है, मेरे जैसे कई ऐसे युवक होंगे जो इस चीज को जानना चाहते होंगे, तो उसके लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या एक सरल तरीका हो सकता है टेक्निकल फॉर्मेट में? हाँ, उसमें है कि ये देखिए, इसमें आपको बहुत सा सेक्टर है मैडम। सेक्टर पे आप किस क्षेत्र में अपने आप को आप अपना जो स्टार्टअप है उसको ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आइडिएशन किया, आइडिएशन के पहले आपने जो समस्या थी उसको पहचाना, ठीक है ना। उसके आगे का स्टेज के लिए मेंटरशिप जरूरी है। मतलब कुछ एक ऐसे ज्ञाता हों, उनके जो शिक्षक हों या बंधु बांधव हों, तो उनका थोड़ा सा गाइडेंस जरूरी है किसी भी बच्चों को, या शहर के हों या गांव के हों, देहात के हों, तो वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेंटरशिप इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, मतलब उसका एक अभिन्न अंग है, स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है। और उसी तरह से जैसे प्रयोगशाला हो गया, स्कूल में जो है शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से आप अगर बच्चे जो है कुछ स्टेज तक पहुंच गए हैं, तो उसके लिए छोटा, जैसे जिसको बोलते हैं कि नेसेंट स्टेज पे कुछ फंडिंग कोई मिल जाए एज एन इक्विटी, तो उस अपना जो पैसा जो हम लोग बिजनेस में लगाते हैं उसको इक्विटी कहते हैं, तो वो इक्विटी मिल जाए, तो वो क्या है, उसके बाद वो समस्या का समाधान जो है वो त्वरित रूप से कर सकता है। तो एक बात बताइए आशुतोष जी, कि कैसे एक आम युवक है या एक आम बच्चा है, अगर वो स्टार्टअप की तरफ कदम रखना चाहता है, तो कैसे उसे राइट मेंटर्स ग्रैब करनी चाहिए, क्या उसे करना चाहिए कि एक सरल वे में स्टार्टअप परफॉर्म हो सके और साथ ही साथ फंड्स रेज हो सके ताकि उसको फ्यूलिंग मिल सके? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ये पहचानना होगा कि किस इंडस्ट्री में आपका स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मेडिकल इंडस्ट्री में करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हो गए या हॉस्पिटल क्या हो गए, तो किस मेडिकल केयर में है या मेडिसिन क्षेत्र में है या बेसिकली वो एलाइड मेडिकल सर्विसेज में है, तो उसको पहचान के उससे रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं उनके पास आपको जाना होगा। जैसे आप शिक्षा के स्टार्टअप से ही रिलेटेड या बिजनेस से भी रिलेटेड? नहीं, किसी से रिलेटेड, उसको मतलब एक एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए, एक इरुडाइट आदमी, मतलब ज्ञानी आदमी होना चाहिए जो उस क्षेत्र में काम किया हो, तो वो आपको डेफिनेटली बच्चों को या यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनको हेल्प मिलेगा। आजकल उसके बाद दूसरा एक चीज बताना चाहता हूं, किसके पास होता है कि कोई आपको गाइड करेगा, कोई भी अगर युवक या बच्चा जाकर बोलता है ऐसे किसी बिजनेसमैन के पास कि मुझे इस क्षेत्र में गाइडेंस चाहिए, मैं कुछ इनोवेटिव कर रहा हूँ, तो क्यों उसको सपोर्ट करेगा? वो अपना बिजनेस में कमाने में ध्यान देगा, उसको क्यों सपोर्ट करेगा? नहीं, सपोर्ट करेगा। उसके पास कुछ भी नहीं है फिलहाल, ना उसके पास कोई बता रहे हैं क्यों ठोस करेगा, प्लान है, ना उसके पास कोई बिल्कुल मतलब स्ट्रक्चर है, तो उसको कोई कैसे सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, इसलिए करेगा कि जो उसका बिजनेस जो आइडिया है वो दैट इज अ न्यू आइडिया। तो बिजनेस आइडिया को सपोर्ट मेंटर क्यों करता है? मेंटर इसलिए करता है कि अगर मैं इसको सपोर्ट करूंगा और बाकी स्टूडेंट को सपोर्ट करूंगा तो एक इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है, एक एनवायरनमेंट बनेगा, एक वातावरण बनेगा। तो उसमें जो बच्चे हैं वो जॉब सीकर नहीं रहेंगे, जॉब गिवर हो जाएंगे, जॉब क्रिएटर हो जाएंगे। तो उससे पूरा समाज भी बढ़ता है आगे। और जो आदमी इसी में केवल पैसा लगाता है, वो बैंक में पैसा नहीं लगाएगा, वो जमीन में पैसा नहीं लगाएगा, वो मोटर कार में पैसा नहीं लगाएगा, वो किसी और शेयर में नहीं पैसा लगाएगा, उसको कहते हैं हम लोग कि केवल स्टार्टअप के ऊपर जो नया आइडिया है, अगर वो देख लिया कि वो आइडिया आगे जाके बढ़िया करेगा, तो उसके लिए वो केवल उसी में पैसा लगाते हैं। बिकॉज रिटर्न जो है उनका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। क्या वे फॉरवर्ड पाथ्स होना चाहिए किसी ऐसे युवक या बच्चे के लिए जो एक आइडिएशन फेज के बाद स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है? देखिए, पॉइंटर्स में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, आइडिएशन फेज जो होगा वो बहुत आता है। तो सबसे पहले मैं ये यूथ को बताना चाहता हूं कि आइडिएशन फेज के बाद, क्योंकि जो आइडिया है वो आप ही के दिमाग में नहीं आ रहा है, वो सेम आइडिया बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो उस पे कार्यान्वयन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि आप मेंटर्स को खोजिए, स्कूल में चले जाइए, आप स्कूल स्टेज में है तो कॉलेज में है तो आप डेफिनेटली वो लैब का जो इंचार्ज है उनसे बात कीजिए और उसी से नेटवर्किंग बढ़ेगा आपका,
ठीक है, मतलब जितनी जल्दी आइडिया आए उतनी जल्दी आप उस पे काम करना शुरू स्टार्ट कर करें। दीजिए, हाँ, क्योंकि जी, जी, जी। जितनी जल्दी आप काम करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप उसको फॉर्मेट में लाएंगे, और उसके बाद जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा तो नए नए लोगों से जो इस क्षेत्र में है उससे मिलेगा, उससे आपका फंडिंग हो सकता है, उससे आपका टेक्निकल अगर फील्ड में है तो टेक्निकल या मैनेजमेंट फील्ड में है तो सामान्य जो बात करें एक स्टार्टअप फॉर्मेशन की, एक कंपनी से लेकर स्टार्टअप फॉर्मेशन की, तो कैसे किसी को अप्रोच करना चाहिए एक मतलब लेमैन टर्म्स में, अगर आसान है तो वो कैसे आसान है, क्या सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, ताकि इनिशियल फेज सेटअप रहे, हम अगर किसी के पास जाएं तो हम बता सके कि हाँ हमारा स्टार्टअप है, हमारी कंपनी है। जी जी जी, इसके लिए 2-3 चीज़ें जानना जरूरी है हमारे युवाओं को। पहला है कि एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से 2018 में न्यू स्टार्टअप पॉलिसी आया था। वो पॉलिसी अवेलेबल है, गूगल से आप निकाल सकते हैं, पूरा आप पढ़िए उसको कि क्या क्या हमारा जो है इकोसिस्टम में किस तरह से बदलाव हुआ है। तो काफ़ी हमारे देश में और इवन हमारे राज्य में भी, झारखंड में भी काफ़ी चीज़ जो है वो ये हो गया। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि इनोवेशन लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये स्कूल्स में होते हैं। इनोवेशंस लैब जो है इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, आप वहाँ विजिट कीजिए। अटल टिंकरिंग लैब स्कूल्स में होते हैं और अटल इनोवेशन लैब्स ये हमारे कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में। किसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इंक्यूबेशन फैसिलिटी भी होता है। इंक्यूबेशन फैसिलिटी का मतलब होता है कि उष्णता, जो जिसको जिस तरह से हम लोग जो अंडा से जो ये निकलता है तो उष्णता का, हाँ, तो उसमें क्या पूरी तरह से उसको हेल्प किया जाता है। मतलब अगर आइडिया लेकर प्रॉपर अगर आप जाते हैं विदाउट पेटेंट कराए भी अगर आप जा रहे हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपको कंपनी फॉर्मेशन से लेकर स्टार्टअप फॉर्मेशन से लेकर ग्रांट्स वगैरह सब कुछ दिलाना, वो आपको हेल्प कर देंगे। हाँ, बहुत हेल्प करेंगे। और वही नहीं, वो उनको आपको ऑफिस का स्पेस देंगे विदाउट रेंट। नो, विदाउट रेंट, यस, विदाउट रेंट ऑफिस का स्पेस देंगे। वहां आप अपना कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट का जो लैब है, लैब फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ के मैनेजमेंट क्या नेटवर्क है, उससे आप उससे लाभ ले सकते हैं। तो हर एक तरीका से इन तक पहुंचा जाए, कैसे लाइक आसान तरीकों में, क्योंकि बहुत लोग होते होंगे जो इनके पास जाते होंगे। हमारे देश में कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज अधिक हैं, लेकिन अगर इनोवेशन सेंटर्स की बात करें तो वो काफ़ी कम है। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि अटल इनोवेशन किस तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, क्या पैमाने रहते हैं उनके पास अपने कंसेप्ट को अप्रूव कराने के? जी जी जी, 2-3 चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इसमें। पहला है कि आजकल अभी मतलब करीब 3 से 4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट का, माने केंद्रीय सरकार का ये है, यूजीसी और एआईसीटीई जो है, उनके तरफ से भी जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एक होता है आईआईसी, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल। तो उसमें दूसरा चीज एक होता है जो कि पुराना कॉन्सेप्ट है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, ईडी सेल। तो ये उसके एक बड़ा अम्ब्रेला है। तो ईडी सेल हो गया, इनोवेशन लैब हो गया, ये जो है आज के डेट में सभी भी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज हो गया, सब में होना जरूरी है, और ये है। तो इसीलिए जो हमारे बच्चे हैं, इवन रूरल क्षेत्र से आते हैं, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच, वो लोग डायरेक्टली किसी कॉलेज में जाके, मतलब अगर बच्चे ने 11th 12th पास नहीं किया है, सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई करी है, जैसे अगर वो गांव का बच्चा है, तो भी वो अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अप्रोच कर सकता है, और वहां उसको सहायता मिलेगी। जी, तो ये हमारा जो है, ये हमारे समाज में स्टार्टअप के क्षेत्र में ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, और होपफुली हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग सेंटर जो स्कूल्स में है, ये कैसे सहायता कर रहा है? क्या ये बच्चों की सहायता करता है या फिर युवकों की सहायता करता है? ये कैसे आम लोगों की सहायता कर पा रहा है? जी, तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि अटल टिंकरिंग लैब जो है वो स्पेशली स्कूल्स के लिए ही बनाया गया है। वो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फंड्स मिलते हैं अप टू 25-30 लाख रुपीस। उसमें क्या करते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, फॉर एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग हो गया, ठीक है ना, तो उस तरह का जो लैब सेटअप होता है, ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने, उसी तरह से और भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका लैब सेटअप होता है, और वहां से 8th से ऊपर, 8th 9th 10th, हाँ 9th 10th 12th अप टू 12th, ठीक है, तो उन लोगों को, वैसे स्टूडेंट्स को
एक तरह से उनकी उनकी एक क्षमता जस्ट बातचीत से पता लगता है कि आप वो रिसर्च में इनोवेशन में कैसा है, तो उस तरह से वो चुना जाता है और उनको वो सदस्य बनाया जाता है। तो क्या उनको भी फंडिंग दी जाती है या उनको भी सपोर्ट किया जाता है? किस तरीके से उनको स्टार्टअप इकोसिस्टम में लाया जाता है? जी बिल्कुल। अभी क्या है कि जो लैब में वो बच्चे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग जो है उनका बढ़ रहा है, ठीक है ना, रिसर्च कैसे करते हैं, कोई नया चीज को कैसे खोजते हैं, ये इससे क्या क्या चीज हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सब माइंडसेट जो है और इसका स्टार्टअप के प्रति जो उनका जो लगाव है वो ग्रोथ होने लगता है। तो क्या उसको किस प्रकार से एक बड़ा स्वरूप देते हुए आगे उसको प्रोसेस कराया जाता है? जी, तो अभी मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट हो या 10 स्टूडेंट हैं जो अटल टिंकरिंग लैब से आए हैं, तो ऑब्वियसली जो जब कॉलेज में जाएंगे तो वो बहुत सा टेक्नोलॉजी वो पहले से जानते होंगे जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, तो वो क्योंकि अटल टिंकरिंग लैब में वो करके आए हैं, तो उससे क्या होगा कि उनका जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है और जो न्यूनेस है, ये थिंकिंग का जो डिजाइन थिंकिंग है, ये सब ऑलरेडी बना हुआ है, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प देम to you know go for a new solution, right? That will solve some problem. Maybe that problem may be सामाजिक समस्या हो सकता है, छोटा समस्या हो सकता है, बड़ा समस्या हो सकता है, किसी भी समस्याओं को हल की तरफ बढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अटल टिंकरिंग लैब की जो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल फेज से ही उस एनवायरनमेंट में अगर ड्वेल हो रहे हैं, उनके लिए तो काफी आसान है इनोवेशन लैब्स को अप्रोच कर पाना, उन टेक्नोलॉजी से वेल फेमिलियर हो पाना। लेकिन अगर हम बात करें वैसे बच्चों की जो गांव के बच्चे हैं, लेट्स से कि उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई करी है, 10वीं तक पढ़ाई की है, या फिर ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, गांव में हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोचेस तो उनके पास भी हैं। तो वो अगर इन इनोवेशन लैब्स को या अटल इनोवेशन सेंटर्स को कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अप्रोच करना चाहे तो क्या तरीके रहेंगे, कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन माध्यम से अप्रोच किया जा सकता है या क्या क्या पैमाने होते हैं कि आसानी से उनका कंसेप्ट अप्रूव हो सके? जी, अप्रूव या रिजेक्ट हो सके, जो भी पैमाने क्या होंगे? पहला क्वेश्चन था आपका कि क्या ऑनलाइन से पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ऑनलाइन से तरीका ये होगा कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ चुके हैं, मान लीजिए 8वां तक किसी स्कूल में पढ़े होंगे, उनके हेडमास्टर या उनको आप अप्रोच करेंगे और ये बताएंगे कि क्या सर आसपास में अटल टिंकरिंग लैब में मुझे विजिट करना। गांव के मास्टरों को क्या पता उस बारे में आइडिया ना हो? बिल्कुल आइडिया है, बिल्कुल आइडिया है। अगर नहीं आइडिया है तो वो आइडिया जो है वो दिया जा रहा है धीरे धीरे, तो आइडिया है, ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं है। हमारे झारखंड में भी बहुत से स्कूल्स हैं, इवन रांची और किसी भी अटल टिंकरिंग लैब्स में नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर अटल इनोवेशन लैब्स में वो अप्रोच करना चाहे, अपने आइडिया को फ्यूल करने के लिए, स्केल करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए, करेक्ट, तो वो कैसे, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या पैमाने हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से वो अप्रोच कर सकते हैं? ऑनलाइन पॉसिबल है तो कैसे, और क्या क्या चीजें उनके पास होनी चाहिए कि उनको वेलकम किया जाएगा अटल इनोवेशन लैब्स में? करेक्ट। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला ऑनलाइन बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले आप आसपास के कॉलेजेस का वेबसाइट में जाइए, वहां से वेबसाइट में पता चल जाएगा आपको कि अटल इनोवेशन लैब या इंक्यूबेशन फैसिलिटी है या नहीं है। अगर भी नहीं है तो आप नियरेस्ट जो कॉलेज है वहां IIC तो श्योर होगा, ED सेल तो श्योर होगा, वहां आप जाके अप्रोच कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प यू वेयर एग्जैक्टली दे हैव टू अप्रोच एंड द हेल्प विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जरूरी नहीं है कि आप अटल इनोवेशन सेंटर्स में ही अप्रोच करें, आपका जो नियरेस्ट कॉलेज है वहाँ का इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल या एंटरप्रेन्योरशिप सेल में भी आप अप्रोच कर सकते हैं और वो लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे अप्रोच करना है। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या विकल्प हैं ऐसे स्टूडेंट्स के पास जिनको की नॉलेज नहीं है, या गाँव के स्टूडेंट्स के पास जिनको की अप्रोच नहीं है, और क्या विकल्प हैं इसके अलावा? देखिए, ऑनलाइन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी कॉलेज में हो गए, प्रोफेसर बिजी है, अभी नहीं बाद में आना, अभी नहीं बाद में आना, कल आना, परसों आना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा मैडम, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि प्रोफेसर्स बिजी होंगे, हो भी सकते हैं, आपका कहना भी सही है, लेकिन वो जो बिजी प्रोफेसर हैं वो IIC के नहीं होंगे। ओके। हाँ, तो जो जब बच्चे जाएंगे ED सेल के जो आदमी से मिलेंगे तो IIC के आदमी से जो मिलेंगे तो उनका एक कमिटी होता है। दे कैनॉट रिजेक्ट
any person coming from outside or locality or even any part of the country. मतलब क्या कुछ ये ऐसा उसका specific purpose उसके यही है, पास मैडम। होना चाहिए कि वो लेकर जाएगा तो वो रिजेक्ट नहीं होगा, या कुछ मतलब खाली हाथ सिर्फ आइडिया लेकर जाएगा विदाउट पेटेंट कुछ भी तो भी वो एंटरटेन किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा। अगर मान लीजिए उसका रिजेक्ट भी होता है तो उसको जो वहाँ के मेंटर हैं या जो प्रोफेसर्स हैं वो उसको क्या बोलते हैं, उसको फाइन ट्यून करने के लिए वो बच्चे को बताएंगे। सर, आपके स्टार्टअप का यूनिक कंसेप्ट क्या है जिसकी वजह से लोगों की मदद हो पा रही है? देखिए, हम लोग का स्टार्टअप जो है वो एड टेक स्टार्टअप है, मतलब टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फील्ड। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कि जैसे IoT AI जैसे टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे एजुकेशन में लाएं, ये नंबर 1। नंबर 2, स्टार्टअप्स को किस तरह से हेल्प किया जाए, मतलब राइट फ्रॉम द आइडिएशन स्टेज टू द proof of TRL concept। लेवल लाइन। TRL एक चीज बताना चाह रहे हैं हम आपको, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। ये नासा से आया है, तो ये हम लोग बिजनेस में भी यूज करते हैं कि कितना टेक्नोलॉजी रेडी है आपका। तो वो लेवल लाइन जो है लास्ट, जहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को जो है। टारगेट फोकस ग्रुप्स कौन कौन से हैं सर आपके इस कंसेप्ट में, जो कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं स्टार्टअप फॉर्मेशंस में? जी। तो टारगेट फोकस ग्रुप कौन कौन से हैं जिसकी मदद से आपका रेवेन्यू स्केल अप हो पा रहा है? जी, सबसे पहला टारगेट फोकस है कि स्कूल स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स। ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, एंड वो स्कूल भी हो सकता है, विद्यालय भी हो सकता है, जो कि आप हमारा क्लाइंट हो सकता है। दूसरा है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड द ग्रुप्स। तीसरा है गांव के जो यूथ हैं वो। मतलब कुल मिलाकर आपने सभी जो यूथ्स हैं उनको कवर कर रखा है, चाहे गांव क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्र बिल्कुल हों। बिल्कुल। आशुतोष कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।